Hello, good afternoon all. एक बार सबको वेट कर लेते हैं फिर टाइम स्टार्ट करते हैं। Good afternoon all. Good afternoon. सभी को आवाज क्लियर आ रही हो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो हम डिस्कस कर देंगे और कि आगे कोई दिक्कत ना हो बीच में कि सब कुछ फिक्स हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। और हैंडल्स करके मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हैंडल्स करके छोड़ देना होता है। मैं यहाँ से कर दूंगा। तो हैंडल्स करके आप हैंडल्स का क्लिक करके बस उसको छोड़ दें। मैं यहाँ से कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो डाउन हो जाएगा। हेलो। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो अपना रनिंग ऐप को क्लियर कर दें। जो वेबसाइट में चलता है, फोन में रनिंग ऐप्स आता है। ओनली गो टू वेबिनार जो आपका है उसको चलने दें, क्योंकि आपकी जो रनिंग ऐप्स होती हैं वो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज हो रहा होता है वहाँ पर। तो आप उसको वहाँ से क्लियर कर देंगे तो उस टाइम तो क्या होगा, उसका जो स्टेज होगा वो स्टॉप स्टेज में चले जाता है। तो आप क्या कर पाएंगे, आपको आवाज मिल जाएगी। अब ठीक आ रही है सबको आवाज? का दोबारा हैंड रेस कर दो, दोबारा हैंड रेस क्लिक कर दो आवाज, ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस का आज वर्कशॉप है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आज आप डीबीएमएस को पढ़ने वाले हैं। तो डीबीएमएस को पढ़ने से पहले हमें इसका रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि क्यों डीबीएमएस पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने एक्सेल तो यूज किया होगा।
ऑब्वियसली किया होगा, सभी ने किया होगा। तो एक बार हैंड रेस करो अगर सबने एक्सेल को यूज कर रखा है। अच्छा, जिन्होंने किया है तो नहीं किया है, लेकिन मतलब मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जो आपका एक्सेल होता है उसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक आपका स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा हो गया, या आपका कॉलेज से रिलेटेड डेटा हो गया, या आपका पर्सनल डेटा हो गया। ठीक है, तो डेटा को शॉर्ट डेटा को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं। और ये काफी बड़े लेवल पे भी यूज होता है कंपनीज में, जो कंपनी शुरू से आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर आप अपने फॉर्मूला लगा के डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, पाई चार्ट के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हो डेटा को एक्सेल में। लेकिन एक्सेल अगर आपने चलाया हो तो वहां पर देखना, वहां पर लिमिटेड रोज एंड लिमिटेड कॉलम्स है। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको एक नया शीट लेना पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अब देखा जाए, जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, हमें पता ही नहीं है कि कितना डेटा आ रहा है हमारे पास, तब तो वहां पर क्या होगा, डिपेंडेंसी आ जाएगी कि हमें नई नई शीट्स क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज, आप एक्सेल के अंदर ऑडियो, वीडियो, ठीक है, इमेजेस, पीडीएफ फाइल्स, यानी जितना भी बाइनरी आइटम है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम थी। सेकंड थिंग इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं है एक्सेल में। जो जिसने थोड़ा बहुत एक्सेल पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, प्रोटेक्ट कर सकते हो आप सीट को, लेकिन आप सीट का डेटा देख सकते हो। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी नहीं है एक्सेल में। ठीक है, अब बात आई कि अगर हमें प्रोग्रामिंग के साथ अटैच करना है, ठीक है, लाइक फेसबुक के साथ हमें अटैच करना है, तो वहां भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, आप जब फेसबुक पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो उन रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है, यानी आप फेसबुक को दे रहे हो, फेसबुक कहाँ स्टोर करता है, लेट्स सपोज वो अपनी एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर कर रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, पासवर्ड, यूजर नेम, जितना भी आपका उसने एक्सेल में स्टोर करा लिया। एक टाइम पर, अब जैसे कि एक्सेल में जो रोज होती हैं वो 104800 कितनी होती है, यानी 1,48,000 रोज होती है। ठीक है, यानी कि 1,48,000 डेटा आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। क्या एक्सेल में तो एक्सेल क्या, फेसबुक पे 1,48,000 यूजर्स हैं? नहीं, मिलियंस में है। ठीक है, मिलियन का बिलियंस में होंगे आपको। तो इस चीज को देखा जाए कि जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सिक्योरिटी, ठीक है, फिर आपका बाइनरी डेटा लाइक इमेज हो गया, वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गई, ठीक है, इन टाइप ऑफ, इन सब चीजों को स्टोर कराना है। ठीक है, तो एक्सेल वर्क नहीं करता। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ये सब रिक्वायरमेंट हमारे पास देखी गई कि हाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कराना हो, सिक्योरिटी भी देनी है, तो हमने क्या करा, एक डेटाबेस का निर्माण किया, यानी हमने डेटाबेस बनाया। डेटाबेस क्या है, ये बहुत सिक्योर होता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसके ना डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, एन नंबर टाइम तक आप इसके डेटा को डिलीट कर सकते हो, एन नंबर टाइम तक आप इसको अपडेट कर सकते हो, यानी जितना आपको डेटा स्टोर कराना है, रिट्रीव कराना है, आप इसके अंदर कर सकते हो। सेकंड थिंग इज डेटा एक्यूरेसी इसकी फास्ट है एज कम्पेयर एक्सेल के। ठीक है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस के साथ ही कनेक्ट होती है। सिक्योरिटी है, आप इसके अंदर पासवर्ड लगा सकते हो, विदाउट पासवर्ड कोई डेटाबेस को ऑन नहीं कर सकता। ठीक है,
तो डेटाबेस के अंदर एक टर्म आता है DBMS, ठीक है। तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले आया यहाँ पर डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, इज रेफर्ड टू एज डेटाबेस, ठीक है। यानी जो हमारा डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का भी हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी डेटा हो सकता है, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि क्या है, इट इज अ बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे कि ये क्या है आपका कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड होता है, आप इसके अंदर डेटा को एज अ क्वेरी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डेटाबेस है MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, फाइल मेकर है, ओरेकल है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर 2012 है। ये सारे के सारे क्या है हमारे डेटाबेसेस जो कि क्या करते हैं आपके डेटा को स्टोर करने में, मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, सर्वर, तो ऐसा सर्वर के रूप में काम करता है, ठीक है। अब बात आती है कि डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो डेटा स्टोर होता है वो एज पर योर ड्राइव के ऊपर होता है कि कितना आपके पास स्टोरेज स्पेस है। जितना आपके पास स्टोरेज स्पेस होगा उसके हिसाब से आप उतना डेटा आप स्टोर कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो कभी आप गूगल का डेटा सेंटर देखना, फेसबुक का डेटा सेंटर देखना कि वो क्या है। वहाँ डेटा सेंटर बोले तो वहां पर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। आपको बहुत बड़ा प्लांट दिखेगा, वहां पर बहुत सारी आपको हार्ड डिस्क मिलेंगी। हार्ड डिस्क होती है ना जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज होता है हमारा हार्ड डिस्क। उसके अंदर आप क्या करते हैं डेटा को, वहां पर क्या होता है बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती है, उन हार्ड डिस्क में आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो पूरे प्लान को दो बंदा मैनेज करते हैं। तो ये क्या है आपका एक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेयर वी कैन यूज। अब डेटाबेस का यूज आप स्कूल के अंदर कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि स्कूल के अंदर क्या होता है, आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट होती है, स्ट्रीम के बाद आपका रोल नंबर जनरेट होता है, रोल नंबर जनरेट होने के बाद आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, अटेंडेंस होती है, ठीक है, उस टेस्ट के ओवरऑल जो परसेंटेज काउंट होती है, फिर आपकी जो बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, उनकी जो परसेंटेज काउंट होती है, फिर एंड में जाके आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये क्या है आपका एक स्कूल मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे जैसे कि अब आपने क्या करा, सीबीएसई की वेबसाइट पे गए, आपने वहां पर अपना रोल नंबर दबाया, रोल नंबर दबाते ही और क्या हुआ, आपका रिजल्ट आया और किसी का रिजल्ट नहीं आया, तो इसको बोलते हैं डेटा एक्यूरेसी, कि जिसका हमने रोल नंबर दबाया उसी का ही डेटा रिटर्न होके आया है, तो उसको बोलते हैं डेटा एक्यूरेसी, कि कितना एक्यूरेट डेटा आता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार बता दूं, जो हमारा जो सिस्टम होता है वो सेंसलेस होता है, इसके पास कोई सेंस नहीं है। हम जो करते हैं वही ये चीज करता है, उसके अलावा ये कोई और काम नहीं करता है। हमने जो कमांड दी गई होती है वो भी उसी कमांड के ऊपर ये वर्क करता है। अब आप में से कुछ बच्चे थोड़े टेक्निकल होंगे, वो बोल रहे, उनके दिमाग में आ रहा होगा जैसे कि हम गूगल असिस्टेंट चलाते हैं, वहां बोलते हैं जो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेता है, या एलेक्सा है उसको जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीजें जो होती हैं कोई ये 6 महीने में डेवलप नहीं हुई भी होती है, इसके ऊपर 4 या 5 साल का वर्किंग होता है। और सेकंड थिंग इज कि वहां पर हर एक टाइप की लैंग्वेज को सेट किया गया होता है, हर एक वर्ड को वहां पर सेट किया गया होता है, ठीक है। कभी भी देखना कोई आप ऐसा नया वर्ड बोलोगे, वो कहते हैं कि हम इसको समझ नहीं पा रहे, ऐसे करके बोल देती है। कुछ टाइम पर भी क्या होता है कि आपका वो वर्ड कैप्चर हो चुका होता है, ठीक है, तो उस वर्ड के ऊपर भी काम होता है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर। आप हॉस्पिटल के अंदर भी देखते हैं कि आप जब फर्स्ट डे एंट्री करते हैं, लाइक ओपीडी में ही आपने एंट्री करी है, ओपीडी से लेके जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होते
तब तक का रिकॉर्ड आपका कहाँ पर होता है, एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, ठीक है। वहां भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है कि ओपीडी में आए, किस दिन आए, ठीक है, किस डॉक्टर से आपने विजिट करा, उस डॉक्टर ने क्या सिम्टम्स बताए, ठीक है। पेपर के साथ साथ वो अपने सॉफ्टवेयर पे भी चलाते हैं। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में अगर आपने विजिट किया होगा तो वहां पे देखना, ठीक है। आप लोगों के साथ पापा का ईएसआई बना हो तो ईएसआई में ही चलता है, पेपर प्लस में सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर वो डॉक्टर आपको मेडिसिन असाइन करते हैं, मेडिसिन असाइन करने के बाद आप मेडिसिन लेते हैं, यानी आपका पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। आपको एक मेंबर आईडी मिलती है, पेशेंट आईडी मिलती है, ठीक है। अब पेशेंट आईडी जैसी दबाते हैं तो क्या होता है, वहां पर पूरा उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि इस दिन इसने ये एक्सरे कराया, इस दिन इसने ये करवाया, इस दिन इसने ये करवाया। तो ये क्या है, आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप अपने डेटा को इसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में बात हो गई, देखो स्कूल और हॉस्पिटल बोथ आर दी बिजनेस, बिजनेस पर्पज ही है, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए भी बहुत वर्कफुल है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे कि हमारा आईआईसी है तो आईआईसी का डेटाबेस हो गया, इसके अंदर बच्चे की एंट्री से जिस दिन इंक्वायरी लेता है और सर्टिफिकेट तक की पूरा एंट्री वहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं बच्चे की हमारे यहाँ, उसकी भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है कि हाँ किस डे को किसने क्या इंस्टॉलमेंट्स पे की है, ठीक है। उसकी रिसिप्ट निकलती है, उसको मैसेज आता है, तो दिस आर दी मैनेजमेंट। ये सारा सारा काम क्या होता है, डेटाबेस का ही होता है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में डेटाबेस ऐड है तो आपकी वो वेबसाइट फुल्ली डायनामिकली कहलाती है, ठीक है। वहां पर क्योंकि आपका डेटाबेस के साथ लेन देन है, लेन देन इन द सेंस ऑफ कि वहां पर आप डेटा इंसर्ट भी करा रहे हैं और रिट्रीव भी करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं अपने। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे वेबसाइट बनेगी वहां पर डेटाबेस आएगा ही आएगा। इवन आप स्टैटिक वेबसाइट भी बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एस्टिमेट सिखाया था कि स्टैटिक वेबसाइट जो होती है, ठीक है। अगर आप इन केस ऑफ स्टैटिक वेबसाइट भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी एक फॉर्म तो आप ऐड करते ही ना कि मेरे पास ईमेल आ जाए, है ना, ईमेल की डिटेल आ जाए। जैसे कि आपने कोई देखा होगा, कोई एजुकेशनल आप वेबसाइट ओपन करना, वहां पर देखना एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म आता है, वहां पर जाओगे तो वहां पर बोलते हैं ना ईमेल आईडी, फोन नंबर और पर्पस सबमिट पे आप क्लिक करते हैं। तो वो उस टाइम भी क्या होता है कि उस कंपनी के डेटाबेस में, यानी उस इंस्टीट्यूट के डेटाबेस के अंदर भी आपकी एंट्री चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे हम उस एंट्री को ऐसा एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करा के फिर कॉलिंग करने लग जाते हैं। फिर ये क्या होता है, बिजनेस पर्पज का लिए भी होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, मतलब कि ट्रिक इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट के तरीके होते हैं कि आप कैसे डेटाबेस को आप मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई वी नीड टू लर्न अ डीबीएमएस, ठीक है। मैंने जैसे बताया, मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर बस आपको एक क्वेरी लिखनी होती है, उस क्वेरी से आप लाखों करोड़ों डेटा एक विद इन अ मिनट भी नहीं, सेकंड्स के अंदर आप उसको मैनेज कर सकते हो, है ना, क्वेरी, ठीक है। जैसे कि एक्सेल में क्या करोगे, आप पहले फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो फिर आप क्या करते हो, कट कॉपी पेस्ट करते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको, जैसे कि अब एक्सेल में क्या है, एक्सेल में लेट्स सपोज आपने एक शीट पे स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड कर रखा है, दूसरे शीट पे आपने कोर्स डिटेल ऐड कर रखी है। अब आपको स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करनी है विद कोर्स डिटेल के साथ, यानी उस स्टूडेंट का किसके साथ कोर्स है। तो आप वहां पर मैनेज नहीं कर सकते, वहां पर क्या करोगे, आप कॉपी करके पेस्ट करोगे, ठीक है, स्टूडेंट से डेटा फाइंड करके और कोर्स से डेटा फाइंड करके। लेकिन आप यहाँ पर एक ज्वाइन फंक्शनैलिटी को यूज करा के आप सिर्फ सीधा आप वहां से डेटा को, दोनों टेबल से डेटा को, दोनों डेटाबेस के डेटा से आप डेटा देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर मैनेजमेंट में बहुत तगड़ा है, ठीक है। एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी। इजी टू अपडेट डेटा, ठीक है। आपको लेट्स सपोज किसी का बोनस देना है, आपके पास जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है, दिवाली आ गई, 5% का बोनस ऐड करना है, तो क्या करोगे, आप यहाँ पर एक क्वेरी लिखना है, बस बोनस ऐड करने की अपडेट क्वेरी लिखनी है, सबके पास बोनस ऐड हो जाएगा उस मंथ के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, एक और बता देता हूँ, इसी अपडेट अपडेट वाला एक और बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये भी रेक्टिफाई करना है, लेट्स सपोज एक कंपनी, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब
बोला जाए कि डिपार्टमेंट 10 के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में 3% का होना चाहिए, ठीक है। जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 20 है उनको 5% का बोनस मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, आप वहां पर डेटा रिस्ट्रिक्शन का भी रिस्ट्रिक्शन लगा के भी आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। कि जिनकी आईडी 10 है सिर्फ उनकी सैलरी में ही कितने का अपडेट हो, जिनकी आईडी 20 है उनकी सैलरी में 5% का ऐड हो, ठीक है। तो विद इन अ सेकंड आप एक क्वेरी लिखनी होती है, एक लाइन की क्वेरी लिखो, पूरा का पूरा अपडेट हो जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डेटा होता है पूरा इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, प्रिविलेजेस क्रिएट कर सकता है। जैसे कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो पूरा डेटा का एडमिन होता है, ठीक है। एडमिन के पास क्या होता है, सारी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है डेटाबेस के अंदर से छेड़छाड़, ठीक है। लेकिन अगर उसने अपने सब पार्ट्स बना रखे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रिविलेज बना रखी है, यानी अपने नए यूजर्स बना रखे हैं, ठीक है। और उन्होंने उनको सिर्फ कुछ फंक्शनैलिटी दे रखी है, तो वो बंदे उससे ज्यादा फंक्शनैलिटी का यूज नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैंने अपने अंडर 2 लड़के रख रखे हैं, तो एक लड़के को मैंने कहा कि भाई तू डेटा एंट्री करेगा, ठीक है। अगर मैंने उसको फुल्ली फंक्शनैलिटी दे दी तो मे भी डेटा डिलीट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। लेकिन लेट सपोज मैंने जो अपने साथ 2 बंदे रख रखे हैं उनको मैंने परमिशन दे रखी है अपने थ्रू से, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन पैनल से, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर सकते हो डेटा को, या डेटा को आप किसी जो भी इंसर्ट कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। तो फिर वो बंदा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपका अपडेट और रिट्रीव ही कर पाएगा, उसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी कॉल्ड सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योर तो आपने सोचा पासवर्ड लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप प्रिविलेजेस भी दे सकते हो, जो कि ये बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस के अंदर आता है, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर हो गया, और आपका बोले तो ओरेकल हो गया। ओरेकल बहुत इजी होता है बनाने में, वहां पे यूजर आप वहां पर इसको हम बोलते हैं ग्रांट परमिशन एंड प्रिविलेजेस। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को मतलब कि सिक्योर बना सकते हैं अपने ही क्लाइंट से, जो क्लाइंट इन सेंस हमारे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको फंक्शनैलिटी दे दें और उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन सबको दिख रही है तो एक बार हैंड रेस करना। स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं दिख रहा सबको तो। नंदिनी, ऑफलाइन ही चलेंगे अगर सबको दिख रही है स्क्रीन तो। ओके ओके। आ गया डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी यानी जो आपने कमांड दी है, ठीक है, जो आप रिट्रीविंग कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में जैसे कि आपने जो चीज की कमांड दी है, डेटा जहां पर आपको भेजना है वो उसी पोजीशन में जाएगा, उसी लोकेशन पे जाएगा, अदर लोकेशन पे नहीं जाएगा। आपको मैं बता दूं कि डेटाबेस में एक सर्वर में, जैसे कि मैंने पीछे नाम बताया, MS SQL, MS सर्वर, ओरेकल, ये क्या है, एक सर्वर होते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटाबेस इन द सेंस, जैसे कि एक डेटाबेस हो गया IICS का, एक डेटाबेस हो गया स्कूल का, एक डेटाबेस हो गया इग्नू का। तो इग्नू वाले डेटाबेस के अंदर इग्नू की डिटेल्स होंगी, ठीक है। स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी, IICS वाले डेटाबेस के अंदर IICS की डिटेल होंगी, ठीक है। तो ये दोनों डेटाबेस आपस में लिंकअप नहीं कर सकते हैं इनको। डेटाबेस के अंदर जितना भी आपके पास रिकॉर्ड है आप उनको एक दूसरे के साथ लिंकअप कर सकते हैं, लेकिन डेटा आउट ऑफ द डेटाबेस आप लिंकअप नहीं कर सकते। इट इज इजी टू रिसर्च डेटा, यहाँ पर एक वे होता है
जिसके थ्रू आप विदिन सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर आप इंडेक्सिंग कर देखें तो बहुत जल्दी में यहाँ पर डेटा रिट्रीविंग हो जाती है, सर्चिंग हो जाती है। जैसे कि आप देखो, आपने सीबीएसई की वेबसाइट चलाई, क्योंकि आपने रिसेंटली चलाई है इसलिए मैं इसका ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ। रिसेंटली आपने सीबीएसई की वेबसाइट चलाई है, वहां पर क्या करते हो, अपना रोल नंबर डाला, फिर देन ही आपके पास आ जाता है, आपका ही रिकॉर्ड आता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये आपका क्या है, इजी टू रिसर्च। वहां पर एक क्वेरी लगाई गई है कि ये क्वेरी आ रही है, उसका डेटा निकाल के दो। तो वहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा वहां से रिट्रीव हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात आती है डेटाबेस के लेवल्स कि क्या लेवल्स होते हैं। तो 3 लेवल्स पे हमारा डेटाबेस काम करता है, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, फिजिकल लेवल को हम इंटरनल लेवल भी कहते हैं। यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि, ये बड़े लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर पहले डिसाइड होता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होना है, और जो डेटा स्टोर होना है उसको कितना हमें स्टोरेज ऑक्यूपाई करवाना है। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो यह हमारा फिजिकली लेवल पे होता है, इंटरनल लेवल पे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या होता है, आप यहाँ पर क्या करते हैं, किस टाइप से डेटा स्टोर करवाना है, कितनी आपको फील्ड्स रखनी है, कितने आपको टेबल्स रखनी है, मतलब कि यहाँ पर आपका प्रोग्रामिंग होती है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। ठीक है, अब एक्सटर्नल लेवल आता है जो कि आपका एक व्यू लेवल होता है। एक्सटर्नल लेवल मतलब कि जो यूजर्स को दिखता है। ठीक है, यानी जब आपने रोल नंबर दबाया सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो वो गया आपके कंसेप्चुअल लेवल के पास। वहां पर कंसेप्चुअल लेवल मतलब प्रोग्रामिंग, वहां पर जो प्रोग्रामिंग हुई, वहां से आपका डेटा फाइंड आउट हुआ फिजिकल लेवल के थ्रू। ठीक है, फिजिकल लेवल ने क्या करा, डेटा को रिट्रीव करके कहाँ भेज दिया, एक्सटर्नल लेवल के पास। फिर आपकी जो रिकॉर्ड है, जो आपके मार्क्स हैं, वो आपको प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो हैंड रेज कर दिए। हैंड रेज कर दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। जिन्होंने कर दिया वो रहने दें, जिन्होंने नहीं किया वो कर दें, क्योंकि आप उस पर क्लिक करते हो तो वो हट जाता है। अब डेटा मॉडल्स। ठीक है, तो डेटा मॉडल्स, डेटाबेस के अंदर डेटा मॉडल्स होते हैं। डेटा मॉडल्स के अंदर आया आपका पहला रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर क्या होता है, आप अपनी रोज और कॉलम को रिलेशन एज रिलेट करते हैं, या आप दो टेबल को आपस में रिलेट करते हैं। आपको मैं बताऊं पहले कि आप टेबल टेबल बहुत सुन रहे होंगे, मैं यहाँ पर टेबल वर्ड बहुत यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक्सेल यूज करते हैं, अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि एक्सेल यूज नहीं किया, तो मैं आपको एक बार एक्सेल दिखा देता हूँ। ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस होता है। ठीक है, इसको हम रोज बोलते हैं, और ABCD जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम्स है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एज अ टेबुलर फॉर्मेट है। जो आपका डेटा है वो एज अ टेबल की फॉर्म में यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर नेम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने मार्क लिख दिया। ठीक है, नेम हो गया जैसे कि ABC। ठीक है, मार्क्स हो गया 1 2 3। तो देखो ऐसा टेबल की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, किस शीट पे हो रहा है, तो शीट 1 के ऊपर ये डेटा स्टोर हो रहा है। तो ऐसे ही डेटाबेस के अंदर जो टेबल होती है, जैसे यहाँ पे शीट है, डेटाबेस के अंदर हम उसको बोलते हैं टेबल। टेबल के अंदर क्या करते हैं, हम रो कॉलम वाइज को डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जहाँ रो रो और कॉलम मिलती है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी जो नेम है, जहाँ पर नेम स्टोर है, उस सेल का नाम है A1। तो A1 पर क्या है, हमारा नेम स्टोर है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, जो डेटाबेस के अंदर टेबल होती है,
टेबल के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो रो कॉलम वाइज होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारा, अब जैसे कि बोला जाता है कि किसने रिलेशनल डेटा मॉडल या किसने इस चीज को डेवलप किया। ठीक है, तो बता दो जो आपका डेटाबेस है वो एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। देखो जैसे कि आपको डिजाइनिंग करनी है तो आपने एक लैंग्वेज पढ़ी, वो थी आपकी HTML। ठीक है, अब आपको डेटाबेस पढ़ना है, डेटाबेस सीखना है, तो आपको फिर एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो है आपकी एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इस लैंग्वेज इस query- जो आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज है, ये डेटाबेस से आपके डेटा को रिट्रीव करने में, ठीक है, अपडेट करने में, इंसर्ट करने में, यानी डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सारे जो डेटाबेसेस हैं वो एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, प्लस में अपने खुद के फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। तो डॉक्टर EF कोड ने रिलेशनल डेटा मॉडल का डेवलप किया था, साथ में उन्होंने एसक्यूएल लैंग्वेज को भी डेवलप किया था 1975 में। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक एज अ पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है, जो कि सारे डेटाबेस उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं जो हमारा फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट हुआ था वो सी लैंग्वेज पर क्रिएट हुआ था। ठीक है, AT&T बेल लेबोरेटरीज, ये जगह का नाम है। अब बात आती है नेटवर्क डेटा मॉडल की। नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है, आप यहाँ पर एक लिंक होता है। ऑब्वियसली बात है, नेटवर्क की बात हो रही है, यहाँ पे लिंक होगा। लिंक के थ्रू आप क्या करते हो, अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, और इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो एज अपने डेटा को एज ए ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो क्या है, ये जो डेटा होता है आपका नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रेवल कर रहा होता है। लाइक आपका ये हो गया UIDI आधार कार्ड वाला। ठीक है, नेटवर्क डेटा ट्रेवल करता है। जैसे कि अब आपका एक थोड़ा सा साइड में लेके चलता हूँ आउट ऑफ दी, जैसे कि आप देखो फेसबुक का लेके चलते हैं, फेसबुक अच्छा है। फेसबुक का एक मेन डेटा सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का डेटा स्टोर होता है। लेकिन अब देखो वो डेटाबेस अगर कैलिफोर्निया में स्टोर है तो आप तो वहां तक से डेटा लेके आने में टाइम लगेगा। ठीक है, डेटा जो आपका है कैलिफोर्निया से अगर आप दिल्ली में रिट्रीव कर रहे हैं तो लाने में दिक्कत होगी। तो फेसबुक ने क्या करा, अपनी कॉपीज क्रिएट कर दी। मेन सर्वर की क्या कर दी उन्होंने, कॉपी क्रिएट कर दी। जैसे इंडिया का इंडिया में सर्वर लगा दिया। ठीक है, और भी जैसे कि स्टेट है इंडिया का इंडिया में लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में लगा, चाइना का चाइना में लगा दिया। ठीक है, वो कॉपी लगा दी। यानी सबसे पहले क्या होगा कि आप देखो जैसे कि आप फ्रेंड सर्च करते हो तो जहाँ के हो वहीं के फ्रेंड दिखाता है। अगर आपके ज्यादातर सर्च करोगे तो आउट ऑफ द इंडिया नहीं दिखाएगा, अगर फ्रेंड सर्च करोगे तो कोई भी नाम लिखोगे तो इंडिया का ही दिखाएगा। ठीक है, तो कहीं का भी सोचता है इंडिया में स्टेट का। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, कॉपीज क्रिएट कर देते हैं। वो कॉपी क्या होती है, एक मेन सर्वर से हमारे अटैच होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपने सर्च करते हो तो क्या है, हमारा मेन आपको डेटा जल्दी मिलता है और हमारे मेन सर्वर पे लोड भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सब तरीके का क्या है, कनेक्टिविटी होती है सर्वर टू सर्वर। ठीक है, अब आता है हमारा हेरारिकल बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड रिलेशनल। सिंपल फॉर्म में मैंने बोल दिया। ठीक है, जो कि सारे यूज करते हैं। फेसबुक भी यूज करता है क्योंकि उसको रिलेशन भी चाहिए प्लस उसको नेटवर्क भी चाहिए। तो हेरारिकल हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल एंड नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मे बी वो मिल जाए। आपने इस केबल का नाम सुना है, यस और नो? पहले ये बताओ, हैंडल्स करो अगर आपने इस सबमरीन केबल के बारे में अगर सुना हो। नहीं सुना तो हैंडल्स करो, नहीं सुना तो हैंडल्स करो। आप सबमरीन केबल के बारे में अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो हैंडल्स करो।
सबमरीन केबल के बारे में किसी ने नहीं सुना। ठीक है, देखिए आपको पता होगा जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, थोड़ा सा मैं इंटरनेट की तरफ लेके चलता हूँ, उसकी जो कॉस्ट है 0 रुपए है। ठीक है, जो आपसे पैसे लिए जाते हैं ना उस केबल के लिए जाते हैं। ठीक है, सबमरीन केबल ये क्या है, आपका इंटरनेट को लेके आती है। ठीक है, आपको पता होगा कि समुद्र के अंदर से इंटरनेट जनरेट होता है। ठीक है, वहां पे क्या है, ये सबमरीन केबल बिछाई जाती है। ठीक है, इस सबमरीन केबल के थ्रू क्या होता है, इसका इंटरनेट आता है। इंटरनेट की कॉस्ट बता दूं 0 रुपए है। ठीक है, इंटरनेट की कॉस्ट बिल्कुल 0 रुपए है। वो सिर्फ आपसे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लेते हैं। जैसे कि अब ये वायर डली हुई है, समुद्र में डली हुई है वायर। ठीक है, अब ये वायर है जो समुद्र में डली हुई है। अब जैसे कि कोई शार्क आ गई या कोई नाव आ गई जिसने इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको जोड़ने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। क्योंकि अब समुद्र ऐसा तो नहीं है कि यमुना है ये जिसकी 10-12 फुट गहरी होगी। ये समुद्र 2-2, 3-3 किलोमीटर गहरे होते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर कम नहीं होगा। ठीक है, 2-2, 3-3 किलोमीटर गहरे होते हैं। फिर वहां पर ये वायर टूट जाए, फिर वहां पर जाके इसको अटैच करना। ठीक है, तो इस ये कॉस्ट आप पे करते हैं। जैसे कि जियो जो आया था, जियो वाले ने क्या कहा, 6 मंथ आपको इंटरनेट बिल्कुल फ्री दिया। तो कैसे दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, खुद की ही सबमरीन केबल बिछा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या उसमें ना 6 मंथ आपको इंटरनेट फ्री प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये केबल बहुत कॉस्टली होती है। और अब देखो एक ये वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप, आप अगर इसको ओपन करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये जो केबल है ये कैसे बिछी हुई है और ये कैसे आपस में कनेक्टेड है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, नेट बहुत स्लो चल रहा है। देखो जूम आउट करता हूँ मैं। देखो ये हर कंट्री के बाहर से समुद्र में से ये बिछाई गई है। मुझे इंडिया ढूंढना है, इंडिया कहाँ है आगे? ये रहा इंडिया। अब देखो ये सारी जितनी भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये सर्वर है, और जितनी भी आपको वायर दिख रही है वो है हमारी, वो क्या बोलते हैं, अरे इनको इंडिया। ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो देखो ये आपको अपनी स्क्रीन में थोड़ा जूम कर लो। तो ये देखो एक ये डॉट, ये देखो सब ये बाहर से केबल आई हुई है। आप देख रहे हो एक ये सर्वर ये लगा हुआ, आई थिंक ये मुंबई है। ठीक है, एक सर्वर ये लगा हुआ है, एक सर्वर ये लगा हुआ है। ठीक है, एक सर्वर ये लगा हुआ है। यहाँ पे 2-3 सर्वर लगे हुए हैं। अब देखो जैसे कि आप थोड़ी सी और थोड़ा सा ज्ञान देते हैं आपको। आप कोई वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है वो वेबसाइट कभी कभी जैसे कि यहाँ पर क्या है, सऊदी अरबिया तक लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना प्लेटफॉर्म पाकिस्तान लेके चलते हैं। जैसे बनाते तो है नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में कोई वेबसाइट ओपन है, जैसे सॉन्ग्स पी के पाकिस्तान की थी। ठीक है, अब सॉन्ग्स पी के पाकिस्तान की वेबसाइट उन्होंने बना रखी है, हम इंडिया में ओपन करते हैं। तो वो ओपन कैसे होती है, तो देखो जैसे कि अब इंडिया में इतने सारे सर्वर लगे हुए हैं। तो मैंने ये दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की सॉन्ग्स पी के, तो मे बी वो सबसे पहले कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, यहाँ पर जाएगी इस सर्वर पे, फिर वो कहाँ जाएगी, इस सर्वर से रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाएगी। तो ऐसे आपकी रिक्वेस्ट और डेटा ट्रैवल करता है सर्वर टू सर्वर। ठीक है, फिर यहाँ से वो वेबसाइट ओपन हो गई पाकिस्तान के सर्वर पे, फिर यहाँ से क्या कनेक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, सबमरीन केबल है। अब आप देखो ये तो मुंबई में लगा हुआ है सर्वर, तो आपके घर तक इंटरनेट कैसे आता है। तो आपके जो घर तक इंटरनेट आता है वो बाई एक कंपनी है, उसका नाम है, एक मिनट याद करने दो, निप्सी।
ठीक है, ये कंपनी है जो पूरे इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये कंपनी है जो पूरे इंडिया में आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो जैसे कि देखो MTNL हो गया, तो देखो सारे आप जिनकी भी आप सर्विसेज यूज करते हैं ना, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, निक्सी। निक्सी है जो आपको पूरा का पूरा वो शो कराते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ आता है। अब देखो इंडिया में कितना इंटरनेट यूज होता है, ये वेबसाइट बताती है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक और इंटरनेट यूज होता है। तो देखो मुंबई का देखो, क्योंकि सबसे पहले सर्वर ही मुंबई में है, तो देखो मुंबई में 60 GB तक पर सेकंड है, बिट पर सेकंड इंटरनेट यूज होता है। ठीक है, ये करंट का दिखाते हैं। दिल्ली में इतना हो रहा है अभी यूज, ठीक है, चेन्नई में इतना हो रहा है, कलकत्ता में बहुत कम होता है, बैंगलोर में उससे भी कम होता है। ठीक है, और ये हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, फिर गुवाहाटी, ये इसके मेन है जहां पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मेरा इतना इंटरनेट यूज होता है। तो निक्सी ये वेबसाइट है, निक्सी एक कंपनी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ये इसके देखो ये मेंबर्स हैं नीचे जो दिख रहा है आपको, MTNL हो गया, रिलायंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हैंग चल रही है वेबसाइट, तो इसे आ नहीं रहा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर ये छोटे छोटे ISP आ जाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसे आपका डेटा ट्रेवल करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, तो हैंड रेस कर दें कि कैसे आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। व्यू, व्यू क्या होती है, एक वर्चुअल टेबल होती है, एक ये रियल टेबल नहीं होती। और इसका बेसिकली मेन काम क्या होता है, अब जैसे कि किसी ने आपसे डेटा मांगा कि भाई मुझे डेटा चाहिए, स्टूडेंट का डेटा चाहिए, मुझे नेम चाहिए और उनका रोल नंबर चाहिए। ठीक है, इतना डेटा चाहिए, उनका नेम चाहिए, उसको रोल नंबर चाहिए। मगर लेकिन मेरे पास मेरी टेबल में उसका नेम भी है, रोल नंबर भी है, फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, फीस की डिटेल भी है, पूरी कंप्लीट मेरे पास टेबल है। तो या तो मैं उसको पूरी टेबल दे दूं, हाँ भाई इस टेबल से आप डेटा फाइंड करो, लेकिन वो क्या है, उसकी फीस भी देख लेगा, उसकी पर्सनल डिटेल भी देख लेगा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ओनली इतना एक्सेस दे दूं कि सिर्फ और सिर्फ वो देख पाए, ID देख पाए और रोल नंबर देख पाए और नहीं नेम देख पाए और वो देखते पाए जो भी बताया। तो अब आप क्या करते हैं, व्यूज क्रिएट कर देते हैं, रियल टेबल क्या लगता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, व्यूज का क्रिएट करते हैं। फिर आए यहाँ पर डेटाबेस कीज। ठीक है, ये की होती हैं जो आपकी टेबल के ऊपर लगाई जाती हैं ताकि डेटा को मैनेज करने में हेल्प हो जाए। जैसे कि आपको अब डुप्लीकेट रोज नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि आपका डेटा नल भी ना रहे, यानी आपकी सेल भी खाली ना रहे, तो आप प्राइमरी की लगा लें। ठीक है, लेकिन प्राइमरी की क्या है, एक टेबल में एक ही कॉलम पे लगा सकते हो। अब आपको मल्टीपल चाहिए तो आप कैंडिडेट की बना ले, उसकी कैंडिडेट मल्टीपल कॉलम्स पे लग जाती है। ठीक है, अब क्या है, आपको एक टेबल से दूसरी टेबल को रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, तो आप फॉरेन की लगा लो। फॉरेन की लगाने से क्या होता है, एक टेबल जो होती है दूसरी टेबल की चाइल्ड बन जाती है। तो इसके थ्रू क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू जैसे कि अब एक स्टूडेंट हो गया और एक कोर्स हो गया, तो कोर्स ने फॉरन की लगाई स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट हो गया पेरेंट, वो कोर्स हो गया हमारा चाइल्ड। तो इस केस में क्या होगा कि जब तक स्टूडेंट टेबल के अंदर एंट्री नहीं है स्टूडेंट की, तो उसकी डायरेक्ट कोर्स में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, आपकी फॉरेन की का कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आप अपना डेटा बचा पाते हैं। जैसे कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो थोड़ी ना सीधा कोर्स में एडमिशन चला जाएगा, कोर्स में आपकी एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होता है ना,
यानी आप क्या होता है, सबसे पहले आप स्टूडेंट बनते हो उस टेबल में, फिर टेबल से क्या होता है, आपका कोर्स चलता है। तो ये क्या आपका फॉरेन की का कंसेप्ट होता है। अब आगे चलते हैं डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जैसे कि आपको अब खाली आप चाहते हो यूनिक लगाना है तो आप यूनिक कॉन्स्टेंट लगा लें। आप चाहते हो कि नल ना आए, नल बोले तो कोई सेल है उसको खाली पड़ी है तो उस केस में क्या होता है, नल होता है। ठीक है, नल जो होता है वो ना तो जीरो होता है, ना जीरो के बराबर होता है, ना वो जीरो के इक्वल होता है, यानी अनसाइन वैल्यू होती है, कोई साइन वैल्यू होती है। यानी मे भी उस सेल का एड्रेस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप एक्सेल देखते हैं तो एक्सेल में आपने अगर उस सामने सेल है उसमें कुछ आपने नहीं लिखा है तो उस केस में नल है। ठीक है, ये मतलब खाली है। क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आपने अपने हाथ में एक कोई बाउल ले लो, ठीक है, आप अपने हाथ में एक बाउल ले लो, उस बाउल को देखना, उसमें भी धूल मिट्टी तो होती है, खाली थोड़ी ना है वो। तो क्या है, कॉन्स्टेंट से आप अपने टेबल को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टेंट का जो यूज होता है वो टेबल को रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए होता है, आपके डेटा को रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि नॉट नल लगाया तो आप जैसे कि कभी कभी क्या होता है, डेटा एक कॉलम स्किप हो गई, डेटा नहीं इंसर्ट हुआ, तो वो डेटा एरर आ जाएगी वहां पर कि आपने ये कॉलम स्किप कर दी है। ठीक है, आप पहले इसके अंदर डेटा इंसर्ट करें। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा कि वॉयलेट करके एक एरर आ जाएगी कि आपने डुप्लीकेट डेटा स्टोर कराया है। ये क्या होता है, ये यूनिक के केस में होता है। ठीक है, अब देखो चेक कॉन्स्टेंट्स आ गया। अब चेक कॉन्स्टेंट भी क्या करता है, आपकी टेबल पर डिसीजन लगाता है। जैसे कि अब आपने एक एक आपने टेबल बनाई वोट की। ठीक है, अब उस टेबल में आपने वोट में एंट्री कब होगी, जब बंदा 18 का होगा या 18 से अबव होगा। तो अब हमने क्या करा, एक चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया कि अगर बच्चा 18 साल से या 18 साल से अबव है तो ही डेटा इंसर्ट हो, अदरवाइज डेटा इंसर्ट ना हो। तो ये क्या हो गया, आपका चेक कॉन्स्टेंट्स हो गया। इसके थ्रू क्या होगा, आपकी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट होगा नहीं जब तक वो एज सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, अगला आ गया आपके पास डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट का यूज होता है जब आप चाहते हो कि एक सेट एक लिमिट होती है एक तरीके की। आप फॉर एग्जांपल आप सैलरी इंसर्ट कर रहे हो, आपने नई कंपनी खोली है या नए 10 नए एम्प्लॉय आए, आप उनकी सैलरी इंसर्ट कर रहे हो। अगर आप एक एम्प्लॉय की सैलरी इंसर्ट हुई नहीं ड्यू टू लैगिंग, लैग हो गया हमारा सिस्टम। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपका सिस्टम लैग हुआ तो उस टाइम पर बफरिंग के कारण वो डेटा वहां तक पहुंचा नहीं। ठीक है, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मे भी उस सेल में नल आ सकता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नल ना जाए, नल ना जाने के बाद वहां पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए। तो क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट के थ्रू हम एक टेबल में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि अगर डेटा इन केस ऑफ मिसिंग होता है तो उसकी जगह डिफॉल्ट चले जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया जीरो। इन केस ऑफ अगर सैलरी नहीं डली तो उस जगह पे जीरो चले जाएगा, नल नहीं जाएगा, क्योंकि नल को अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप सबको समझ में आया तो हैंड रेस कर दीजिए कि क्या डेटाबेस होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको हम बाद में बात करेंगे, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो देखिए अभी हम जो यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं एम माई एसक्यूएल। ठीक है, लाइट डेटाबेस है। ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है ब्लैक वाली, तो हैंड प्रेस कर दो एक बार। ठीक है,
जैसे कि बताया था पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड इसका भी डिफॉल्ट है हमारे पास। ठीक है, कितने बच्चों ने दिमाग लगा लिया होगा कि 1 2 3 4 ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा सर्वर ऑन हो गया। ठीक है, सर्वर ऑन होने के बाद हम यहाँ पर हमको यहाँ पर देखना होता है कि हमारे पास कितने डेटाबेस बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो कमांड होती है साथ में लिखते रहना। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस देखना है कि हाउ मेनी डेटाबेस आर अवेलेबल इन करंट सर्वर, तो यहाँ पर आप कमांड लिखो शो डेटाबेसेस। टर्मिनेट लगाना कंपलसरी है, टर्मिनेट होता है कि टर्मिनेट लगाना कंपलसरी, नहीं लगाओगे तो आपको नेक्स्ट लाइन में वो सेंड कर देगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर क्या आ गया, कितने डेटाबेस है, 4 डेटाबेस यहाँ पे हमारे अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें इन डेटाबेस पे काम नहीं करना, हमें खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, खुद का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम मैं लिख दिया ऑनलाइन स्टूडेंट। टर्मिनेट लगाया, लिखाया, ओके फाइन हो गया। ठीक है, डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा कमांड लिखता हूँ शो डेटा बेसिस। ठीक है, तो देखो ऑनलाइन स्टूडेंट हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ध्यान रखना, एक डेटाबेस एक ही बार क्रिएट होता है। लेट्स सपोज आपने एग्जिट नेक्स्ट डे आओगे, नेक्स्ट डे आए, जैसे कि आप MySQL आपने ऑन किया। ठीक है, तो आप रूट दबाएंगे, तो आप यहाँ पर दोबारा ये मत लिख देना, क्रिएट मत करना डेटाबेस। ठीक है, सीधा आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, इसलिए मैं दिखा दूं। डेटाबेस एक ही बार क्रिएट होता है, ठीक है, बार बार क्रिएट नहीं होता। जैसे एक्सेल की फाइल एक बार क्रिएट होती है, बार बार क्रिएट नहीं होती, हम ऐड करते हैं। जैसे कि हमने डेटाबेस हमारा बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा यूज करेंगे। सर्वर ऑन किया, यूज ऑनलाइन स्टूडेंट। ठीक है, और हमने टर्मिनेट लगाया, आ रहा है डेटाबेस चेंज, डेटाबेस हमारा चेंज हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको देखना है कि हाउ मेनी टेबल्स आर अवेलेबल इन करंट डेटाबेस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप कमांड लिखेंगे शो टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ पर कोई टेबल अभी बनाई है ही नहीं, तो यहाँ पर आ गया आपका एम्प्टी सेट। तो अब देखिए अब टेबल क्रिएट करना है, तो हम क्या करें, कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लिख स्टूडेंट। ठीक है, ये जो कमांड लिख रहा हूँ ये सारी एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी की सारी एसक्यूएल क्वेरी है, जिसके बारे में बताया था कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना, क्रिएट करना, सारा का सारा काम एसक्यूएल क्वेरी करती है। तो मैंने क्रिएट टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट, कितनी कॉलम चाहिए, तो कौन कॉलम के नाम आएंगे, मैंने कहा मुझे आईडी चाहिए। अब आईडी किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगी, तो मैं लिख दिया यहाँ पर इंट। इंट मतलब न्यूमेरिक। ठीक है, फिर आया नेम, नेम स्टोर कराना है, मैंने लिख दिया varchar। ठीक है, ये इसके डेटा टाइप्स होते हैं, और यहाँ पे मैंने साइज दे दिया 40, यानी 40 कैरेक्टर्स तक ये स्टोर कर पाएगा। अगर आपने इसको साइज नहीं दोगे तो 255 इतना साइज हो जाएगा इसका डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे फीस भी स्टोर कराना, फीस भी क्या नंबर है, हमने कहा दिया यहाँ पे एंटर कर दिया। तो मैंने 3 कॉलम बना लिए, एक आईडी बना लिया, एक नेम बना लिया और एक फी बना लिया। ठीक है, और इनको इनके टाइप स्पेसिफाई कर दिए कि ये नंबर्स एक्सेप्ट करेगा, ये कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा और ये भी नंबर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आप टर्मिनेट लगाए और एंटर किया, टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल को आपको डिस्क्राइब भी कर सकते हो, इन केस ऑफ जैसे कि आपने डेटाबेस सीख लिया, अब किसी आप कंपनी में गए, ठीक है, बोला कि एम्प्लॉय टेबल में आप डेटा डाल दो, अब आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी कॉलम्स हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है,
और आपको पता ही नहीं है वो उस टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स लगाई हैं, तो क्या करते हैं, टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, तो DESC और टेबल का नाम। ठीक है, तो देखो ये आपकी टेबल डिस्क्राइब हो जाती है। यहाँ पर देखो आईडी है पहली कॉलम, इंट लगा हुआ है, डिफॉल्ट साइज इसका 11 हो गया, नेम है, ठीक है, वैरकेर है, फी है, और देखो यहाँ पर बता रहा है कि नल एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी नल एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगाया, कि यहाँ पर हमने नहीं लगाई और नल यहाँ पर हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ तक क्लियर है, तो हैंड रेस करो एक बार। यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है तो हैंड रेस कर दो एक बार, क्योंकि आसान क्वेरीज होती है डेटाबेस की। तो ठीक है, लगता है कुछ ही बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेली उनका सेम रिस्पॉन्स, सेम नेम, सेम टाइम, सेम बच्चों का ही आता है हैंड रेस। अब जैसे कि मुझे डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे कमांड आएगी इंसर्ट इनटू। ठीक है, यानी डेटा को डाल दो किसमें, स्टूडेंट में। ठीक है, अब क्या वैल्यूज है, तो देखिए हमारे पास 3 कॉलम्स है, तो पहली कॉलम न्यूमेरिक है, दूसरी कॉलम करेक्टर है, फिर तीसरी कॉलम फिर न्यूमेरिक है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने फर्स्ट में न्यूमेरिक डाल दिया, बाकी थर्ड में आप क्या कर रहे हो ऐसे नहीं। पैरामीटर देखो, पहला पैरामीटर नंबर है, दूसरा कैरेक्टर है, फिर तीसरा नंबर है, तो आपको यही यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला क्या है हमारा नंबर, तो जैसे कि आईडी दे दिया 101 कॉमा नेम, माय नेम। ठीक है, और फी फी जैसे कि पता नहीं जो भी है ऐसा देखो। ठीक है, ये डेटा हमारा एक इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहीं से राइट साइड से हम नाम उठा लेते हैं बच्चों का, तो भी नंदिनी। ठीक है, 500 रुपीज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मानना। ठीक है, 2 डेटा हमने स्टोर यहाँ पर करा दिया। अब 2 डेटा हमने स्टोर करा दिया, यानी 2 रो हमने क्रिएट कर दी। अब हमें डेटा देखना है, तो यहाँ पे लगाते हैं हम सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर, सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट करो, स्टार मतलब ऑल रोज ऑल कॉलम्स। यहाँ पर जो स्टार है इसका एक नाम होता है, एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं इसको, जिसका मतलब है ऑल रोज ऑल कॉलम्स, यानी जितनी रोज है जितनी कॉलम्स है सबको लेके आओ, कहाँ से, स्टूडेंट में से, फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। एक बार हैंड रेस करो, सभी करो, मुझे अभी डाउन कर देना सबका हैंड रेस, एक बार देखना चाहता हूँ। क्या बात है, तो पॉजिटिव आया बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर आ गया ऑल रोज ऑल कॉलम, सारा डेटा रिट्रीव होकर आ गया हमारे पास। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें भाई फीस भी देखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ आईडी और नेम देखना है, तो फिर यहाँ पर आएगा सिलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर जैसे करो, स्टार में मत लगाओ, ओनली कॉलम का नेम लिखो, तो मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट से चाहिए। ठीक है, लो, आईडी और नेम का भी डेटा आपको रिट्रीव होके मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। अब जैसे कि हम थोड़ा सा वो डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, सेकंड नेम आए, डेटा इंसर्ट हो गया। एक नेम और दिख रहा है, यहाँ से यहीं से उठा लेते हैं बच्चों को। तो हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, हमारे पास इतने डेटा आ गया। ठीक है,
अब आपको देखना हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ देखना हो कि 2100 से जिनका फीस कम है उनका डेटा निकाल के दो। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि जिनकी 2100 से फीस कम है उन्हीं स्टूडेंट का डेटा निकाल के दो, तो एक्सेल में क्या करोगे आप, फिल्टर लगाओगे। फिल्टर में क्या करोगे, पहले आप सिलेक्ट करोगे, हाँ भाई 2100 से रिलेटेड कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेरी लिखनी है आपको, सिलेक्ट, सारा डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट से चाहिए, ठीक है। वेयर फी फी लेस देन हो 2100, ठीक है। बस इतना लिख देना है, जिसकी फीस 2100 से नीचे उनको डेटा दे दो। टर्मिनेट नहीं लगाया था तो टर्मिनेट लगाना पड़ता है। तो देखो नंदिनी का आ गया डेटा हमारे पास रिट्रीव हो गया। नंदिनी की ही फीस कितनी है, 2100 से नीचे है, ठीक है। अगर हमें देखना हो जिनकी 2100 से ग्रेटर है, ठीक है, लेस देन ग्रेटर का साइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो उनका डेटा दे दो। तो देखो अब संदीप आ गया, ठीक है। अब मैं लिख दिया जिनका अब एक क्वेरी बनाया जिनकी 2100 से बड़ी हो और इक्वल हो उनका डेटा दो। अब देखो 2100 वाला डेटा भी आ गया। समझ में आया ये क्वेरी, तो हैंड रेस करो। ठीक है, पॉजिटिव आया है। अब देखो, अब अपडेशन करके देखते हैं, बहुत इजी है अपडेशन करना भी। अब देखो जैसे कि आपको किसी की फीस अपडेट करनी है, ठीक है, फीस अपडेट करनी है, तो जैसे कि अनु की फीस 2100 हो गई, लेकिन इसकी फीस थी 2300 यानी 2300, गलती से एंट्री हो गई, तो उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर अपडेट कमांड होती है कि अपडेट, अपडेट करो किसको, स्टूडेंट को, ठीक है। सेट करना है, किसको सेट करना है, मुझे फी को। ओरिजिनल क्या डालना है, ओरिजिनल मतलब करंट में क्या डालना है, 2300 डालना है। इसकी फीस को करना है वेयर नेम क्या है, अनु झा, ठीक है। मैं लिख दिया अपडेट करना है स्टूडेंट में, सेट करना है फी को, फी डाल दिया मैंने, वेयर नेम अनु झा, ठीक है। आ गया, अपडेट हो गई। सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो अनु की फीस हमारी अपडेट हो चुकी है। तो ऐसे आप इसकी फीस को भी अपडेट कर सकते हो। अब जैसे कि अब ये पता नहीं कौन है ये, ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, फुल नेम नहीं ऐसे लिखने हैं भागा किसी में, मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। इसकी अब आईडी दी हुई है, ध्यान रखना, अगर आपने फीस के अकॉर्डिंग डिलीट मारा तो ये तीनों डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने लिखा डिलीट फ्रॉम दिस वेयर फी 2100, तो वो 2100 तीन है, तो तीनों डिलीट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, आईडी या रोल नंबर यूनिक होता है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे डिलीट करना है, कहाँ से करना है, स्टूडेंट में से करना है, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू में 103, ठीक है, वन वो अफेक्टेड। अब दोबारा सेलेक्ट करते हैं, देखिए वो 103 का डेटा हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करिए। तो आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट में बताएं, कमेंट इन द सेंस ऑफ टाइप करके बताएं, अगर अच्छा लगा बुरा लगा, फिर किसी को दिखता नहीं है, जस्ट फीडबैक के लिए है, ठीक है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो कल हम जो कवर करने वाले हैं, थैंक यू सो मच। कल जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है अपना SDLC। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, उसकी लाइफ साइकिल्स। ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी कोई लेफ्ट मत होना, मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ, अटेंडेंस होती है क्योंकि आपकी। ठीक है, देन उसके बाद मैं आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन लीव नाउ। बाय बाय, टेक केयर।